हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इससे पहले आपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफी अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक को अगर हम समझते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को भी इजी बनाया जा सकता है। जैसे आज हम शुरुआत कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, और इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम पहले मेंस लेवल और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन फिजिबल होगी और कौन रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। मतलब कौन रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये बात हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। आगे जाके हम इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस पॉइंट के ऊपर, जिसको आप डेल्टा जी बोलते हो, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये रिएक्शन फिजिबल है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बोल दें कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो वो सारी स्टडी हम कहां पर करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, वी कैन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट पर चलते। तो सेकंड पॉइंट की बात करते तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस रिएक्शन के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी हीट रिलीज हो रही है। ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल से थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। तीसरा, इफ ए केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी अटेन, then what will be the equilibrium concentration of different reactant and product। अगर किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, उस कंडीशन में रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की हमने पहले बात की है कि थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या है केमिस्ट्री के अंदर। फिजिबिलिटी हम बता सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि किसी रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है और कितनी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। और तीसरी हम बात करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। अब समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है थर्मो और दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो थर्मो का मीनिंग क्या होता है? थर्मो का मीनिंग होता है हीट। और डायनेमिक्स आप लोगों ने सुना होगा, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। क्या मीनिंग बनता है इसका? हीट का मूवमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हीट के मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं, या बोलूं हीट के इंटर कन्वर्जन को पढ़ने वाले हैं, या हीट के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो यहां पर मैंने नीचे लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं और उन एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो वन बाय वन हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं पहले थोड़ा सा इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बोला अभी कि हमें यहां पर पढ़ना क्या है कि हीट के इंटर कन्वर्जन को पढ़ना। पर हीट के इंटर कन्वर्जन को पढ़ने के लिए किस किस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, उन सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहां पर हम कुछ लॉ पढ़ने वाले हैं जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से लॉ पढ़ने वाले हैं? एक लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
एक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हम पढ़ेंगे इसके अंदर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 4 लॉ हम पढ़ने वाले हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। दूसरी हम बात करते हैं मोड ऑफ एनर्जी की। अब हम एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, पर एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन होगा उसका मोड क्या होगा, किस फॉर्म में हम एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एनर्जी के जो मोड होते हैं वो 2 मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखिए, समझो ध्यान से। एक होता है वर्क, वर्क की फॉर्म में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे एनर्जी का, और दूसरा होता है हीट। दूसरा क्या है, हीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट की फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये दो क्या है हमारे पास, मोड ऑफ एनर्जी। आगे बात करते हैं, हम प्रोसेस पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर। प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, आइए प्रोसेस को भी समझते हैं। एक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इन 4 प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आगे बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करेंगे, पर एक सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्टोर करेगा। अब जो एनर्जी स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कौन कौन सी फॉर्म होती है एनर्जी की, एक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम जी से डिनोट करें। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनकी फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम वेरिएबल्स की। तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी वेरिएबल्स रहेंगे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स हम 2 टाइप के सिस्टम में पढ़ते हैं। सिस्टम के बारे में भी डिटेल से हम आगे भी आएंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं वो ओपन सिस्टम के अलग पढ़ते हैं, क्लोज सिस्टम के अलग पढ़ते हैं। तो अभी जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले वो क्लोज सिस्टम की पढ़ने वाले। तो क्लोज सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो जनरली प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम होते हैं। तो यहाँ पर हम मोल को कंसिडर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर हम ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते तो ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स में जो वेरिएबल्स होते वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ साथ मोल्स भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं किसकी, क्लोज सिस्टम के लिए। तो क्लोज सिस्टम के लिए वेरिएबल्स प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम्स होंगे। तो ये मैंने आपके सामने पूरा चार्ट बताया है। इस चार्ट को हम पढ़ने वाले डिटेल से। ये वो चार्ट है जिसकी हेल्प लगेगी हम लोग को क्या करने के लिए, एनर्जी का इंटर कन्वर्जन को समझने के लिए कि एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, कौन कौन से लॉ को फॉलो करेगी, कौन कौन से प्रोसेस होंगे और क्या क्या वेरिएबल्स होंगे। इन सारी चीजों की डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की हम कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या होते हैं बेसिक टर्म, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है कि यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ये सिस्टम इन द थर्मोडायनेमिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टम बोलते हैं। एंड रिमेनिंग यूनिवर्स आर
सराउंडिंग। तो बाकी जो है सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में उसको क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे समझाता हूं कि जैसे हमारे पास कोई बीकर है और बीकर के अंदर वाटर है, तो जो बीकर है वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और बीकर के अलावा जो भी कुछ होगा यूनिवर्स के अंदर वो उसकी क्या होगी, सराउंडिंग होगी। ये जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से भी बनाया कि मान लीजिए मैं इतने पार्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और इसके अलावा जितना भी यूनिवर्स में होगा उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, सराउंडिंग में कंसीडर करते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री के थ्रू हम एक दूसरे को अलग करते हैं, ये होती है बाउंड्री। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बन जाते हैं, यूनिवर्स बन जाते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो सिस्टम क्या हुआ, जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और बाकी यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बना, यूनिवर्स बना। दूसरी बात करते हैं, द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री बोलते हैं। रेस्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो बाकी जितना भी रहता है जिसकी हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे उसको सराउंडिंग बोल देंगे, जिसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे उसको सिस्टम बोल देंगे, और जो सिस्टम और सराउंडिंग की को जो सेपरेट करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री बोल देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म है, पहले सिस्टम हमने समझा, सराउंडिंग पढ़ा इसके अंदर और बाउंड्री को समझा। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की। तो टाइप ऑफ सिस्टम की अगर बात करते तो हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम हम लोग पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। कौन कौन से, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों को डिटेल से पढ़ते, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहां पर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो। क्या बोला मैंने, सिस्टम, ओपन सिस्टम किनको बोलेंगे, जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज पॉसिबल हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मैंने यहां पर एक फ्लास्क बना रखा है और ये एक ओपन फ्लास्क है इसका। तो ओपन फ्लास्क के अंदर क्या होगा, यहां पर मैंने इस तरीके से दिखा भी रखा। मान लीजिए सपोज करो इसके अंदर आपने वाटर को फिल कर दिया, ठीक है, और कोई हॉट वाटर हमने ले लिया। तो हॉट वाटर अगर हमने लिया तो होगा क्या कि अगर आपने जो है उसको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रखा तो वो हॉट वाटर का धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर की जो हीट हुई है क्या होगी, धीरे धीरे करके कम हो गई है। मतलब हीट का एक्सचेंज हो गया है किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। दूसरा बात, यहां पर जो फ्लास्क बनाया गया है ये कैसा फ्लास्क है, ओपन फ्लास्क है। तो ओपन फ्लास्क है तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ओपन फ्लास्क के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपने मान लीजिए इसके अंदर वाटर भर के रखा है ना, और अगर आप उसको देख रहे हो 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद अगर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मास का क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे सिस्टम जिनके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहां पर, एनी ओपन कंटेनर इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जितने भी ओपन कंटेनर होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जांपल होंगे ओपन सिस्टम का। एग्जांपल जैसे कॉफी इन ओपन ग्लास, कॉफी इन ओपन ग्लास हो गया, हॉट वाटर इन ओपन ग्लास हो गया। ऑल लिविंग थिंग जितनी भी होती है वो सब क्या होती है, ओपन सिस्टम के अंदर आती है। क्लियर, ओपन सिस्टम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर मास का एक्सचेंज तो पॉसिबल होगा, ठीक है। और जो हीट है तो ये तो बात बोलते ही है कि भाई हीट अगर आपने कुछ देर, जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल के लिए बताया कि आपने फ्लास्क के अंदर वाटर भर के रखा और कुछ देर के बाद आप देखोगे तो वो क्या हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आप सुबह सुबह नहाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए सर्दियों का टाइम है और आप उसमें नहाने जाते हैं तो गर्म पानी में नहाते। बाई चांस आप क्या हो गए, नहाने में थोड़ा सा लेट हो गए, आपने बाल्टी के अंदर पानी भर के रख दिया और आप नहाने में लेट हो गए, ठीक है। गर्म पानी आपने रखा था नहाने के लिए, थोड़ी देर बाद आकर क्या देखोगे, पानी ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हीट का एक्सचेंज हो गया किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्योंकि वो जो बाल्टी थी वो कैसी थी, ओपन थी, ओपन सिस्टम थी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ओपन सिस्टम अपने को समझ में आ गया जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। आगे चलते,
सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे जहां पर एनर्जी का तो एक्सचेंज पॉसिबल हो बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, जहां पर मैटर का एक्सचेंज ना हो बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जहां पर एनर्जी का तो एक्सचेंज पॉसिबल हो बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो। और मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अगर हमारे पास ओपन वेसल होगा कोई भी तो वहां पर मास का एक्सचेंज पॉसिबल होगा, लेकिन यहां पर मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लोज्ड वेसल लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लोज्ड वेसल लेना पड़ेगा। तो क्लोज्ड वेसल अगर आप कोई भी लेते हो तो उसके अंदर से मास का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं हीट की, तो हीट का तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। जैसे कॉफी इन क्लोज्ड वेसल या हॉट वाटर इन क्लोज्ड ग्लास, जो भी लोग है, अगर आपने क्लोज्ड ग्लास भी लिया है तो उसके अंदर से मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज को आप नहीं रोक सकते हो। अगर आपने एक क्लोज्ड वेसल के अंदर गर्म पानी को लिया है और अगर आप उसको 1 घंटे के बाद देखते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि वहां पर हीट का एक्सचेंज हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। दिस इज क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्लोज सिस्टम अपने को समझ में आया। बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहां पर ना तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल हो और ना ही वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लिखा मैंने? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर का एक्सचेंज हो ना एनर्जी का एक्सचेंज हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल लिखा वाटर इन थर्मस फ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क के नाम से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, चाय ध्यान में आ गई होगी शायद। जितने भी चाय वाले आपने देखा होगा तो जब चाय रखते वो थर्मस फ्लास्क के अंदर ही रखते। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर क्यों रखते हैं वो तो आपको पता ही कि जिससे चाय ज्यादा देर तक गर्म रह सके, है ना। तो वही उसका एग्जाम्पल भी है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है वो क्लोज्ड रहता है। तो क्लोज्ड वेसल होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा कि मास का एक्सचेंज नहीं होगा। और दूसरी बात क्या रहती है कि जो उसकी वॉल रहती है, ये देखिए आप, ये जो उसकी वॉल रहती है कैसी रहती है, एडियाबैटिक वॉल्स होती है। अभी आगे जाके आप डिटेल से पढ़ोगे एडियाबैटिक वॉल्स के बारे में भी। एडियाबैटिक वॉल्स वो होती हैं जिन वॉल से आप हीट का एक्सचेंज नहीं करा सकते हो। तो इसकी जो बाउंड्री होती है, जो वॉल होती है, उनसे आप हीट का एक्सचेंज नहीं करा सकते हो। और ये क्लोज रहती है तो ना ही तो मास का यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही हीट का एक्सचेंज रह सकता है। ठीक है ना। कुछ बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता है कि सर आप देखोगे तो 6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद, या कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद जो है धीरे धीरे करके चाय सर उसमें भी ठंडी हो जाती है। जैसा आपने सुना होगा अभी, है ना, आसपास कहीं चाय पीने गए होंगे या घर में भी ऐसा सुना होगा, हो जाता है। लेकिन वो बहुत क्या रहता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हो। वो कुछ चीजें डिपेंड करती हैं क्वालिटी के ऊपर, आपने किस क्वालिटी का लिया। लेकिन अगर आप आइडियल सिचुएशन लोगे, अगर एक आप ऐसा थर्मोफ्लास्क लोगे आइडियल वाला कि जहां पर नहीं हो सकता, तो वहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी सारी चीजें तो डिपेंड करती है कि आप किस क्वालिटी का थर्मस खरीदते हो। अगर आप लो क्वालिटी का खरीदोगे तो उसके अंदर आप देखोगे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर भी चाय ठंडी हो जाती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सिस्टम को हमने समझा, सिस्टम 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री अपने को समझा, तो जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को उसको बाउंड्री बोलते हैं। बेसिकली बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री कई टाइप की होती है। हमने जैसे यहां पर लिखा रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री। तो रिजिड बाउंड्री किसको बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री बोलेंगे जहां पर वॉल्यूम का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो। जहां पर वॉल्यूम का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ऐसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी आपने पढ़ा कि मैटर का एक्सचेंज हो जाता है, हीट एक्सचेंज हो जाती है ना। तो ऐसी बाउंड्री जहां से वॉल्यूम का एक्सचेंज ना हो उनको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। और नॉन रिजिड बाउंड्री किनको बोलेंगे? जहां पर वॉल्यूम का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसे को बोलेंगे नॉन रिजिड बाउंड्री। क्लियर? इतनी बात आगे समझ में?
ठीक है, आगे बात करते हैं रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री क्या होती है? जो क्लोज्ड वेसल की बाउंड्री होती है, जो क्लोज्ड वेसल की बाउंड्री होंगी उनको क्या बोल देंगे हम? रियल बाउंड्री बोलेंगे, या बोलो जिनसे मैटर या जिनसे मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता उनको क्या बोल देंगे हम? रियल बाउंड्री बोल देंगे। और इमेजिनरी बाउंड्री किसकी होंगी? जो भी ओपन वेसल होगा, ओपन वेसल की जो बाउंड्री होंगी उनको क्या बोल देंगे हम? इमेजिनरी बाउंड्री बोल देते हैं, या बोले जिनसे मास का एक्सचेंज हो सकता है उनको इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। ऐसे एक होता है डायाथर्मल बाउंड्री और एडियाबैटिक बाउंड्री। डायाथर्मल बाउंड्री किसको बोलते हैं? ऐसी बाउंड्री जिनसे हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसी बाउंड्री जिनसे हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसी बाउंड्री को बोलेंगे डायाथर्मल बाउंड्री। और एडियाबैटिक बाउंड्री किसको बोलते हैं? जहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ऐसी बाउंड्री को बोलेंगे हम लोग एडियाबैटिक बाउंड्री। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए भी समझाया था, यहाँ पर जो आइसोलेटेड सिस्टम में समझाया था कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का एक्सचेंज होता है ना हीट का। तो क्यों? क्योंकि जो इसकी बाउंड्री होती है ये बाउंड्री कैसी होती है? एडियाबैटिक बाउंड्री होती है। एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी बाउंड्री हमने पढ़ी? रिजिड बाउंड्री पढ़ी हमने, नॉन रिजिड पढ़ी, रियल पढ़ी, इमेजिनरी पढ़ी, डायाथर्मल पढ़ा और एडियाबैटिक पढ़ा। क्लियर इतनी बात? आगे चलते हैं। वेरी गुड। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर? देखिए भाई, समझिए ध्यान से। स्टेट ऑफ मैटर ऐसे समझिए, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। मान लो आपको बतानी है कि मेरी स्टेट क्या है। तो मेरी स्टेट क्या है? जैसे आपको अगर मेरी स्टेट बतानी होगी तो आप बताओगे कि मैं क्या है कि बोर्ड के सामने खड़ा हूं, मेरे हाथ में क्या है? स्टाइलस है और मेरे हाथ में वॉच है। तो ये सब क्या है? मेरी स्टेट है। ऐसी सेम क्या होता है कि सिस्टम की भी एक स्टेट होती है। जैसे मान लीजिए क्या है कि सिस्टम के, जैसे आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप सिस्टम को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पर उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये क्या है? उसकी स्टेट है। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने लिखा है कि स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। क्या होता है स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिस्टम। एक्चुअल में कंडीशन क्या है? एज स्पेसिफाइड बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे किस किस की? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स की बात करेंगे। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करेंगे, जैसे ये सिस्टम 1 है, इस सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो क्या है, ये क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर मैंने बोला कि मैं स्टेट 1 की मैं बात करूं तो स्टेट 1 पे जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 हो गया और टेम्परेचर क्या हो गया? T1 हो गया। अगर जो स्टेट 2 की मैं बात करता हूं तो स्टेट 2 पे मैंने मान लीजिए प्रेशर कुछ और हो जाएगा, P2 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होकर क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो ये क्या है? इसकी स्टेट है। और इसकी स्टेट क्या बता रही है कि एक्चुअल में जो सिस्टम है वहां पर मैंने लिखा है स्पेसिफाइड बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मतलब प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये क्या बताती है? स्टेट को बताती है सिस्टम। क्लियर? तो ये स्टेट 1 है। स्टेट 1 मैंने बताया प्रेशर P1 हो सकता है, V1 कुछ भी हो सकता है, रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये किसको डिफाइन करती है? ये तीनों चीज आपको स्टेट को बताते हैं कि सिस्टम का स्टेट क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अब समझते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अभी हमने सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा, स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। चलिए आइए समझते हैं क्या होते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। तो स्टेट फंक्शन की अगर बात करेंगे तो स्टेट फंक्शन में मैंने क्या लिखा है? दोज फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। किसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या है और वॉल्यूम क्या है, उनको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। आगे मैंने लिखा है एक नोट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। मतलब जैसे मान लीजिए सिस्टम 1 है ना, सिस्टम 1 है और सिस्टम ए का जो टेम्परेचर वो T1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रेशर मान लीजिए मैंने P1 है यहाँ पर और वॉल्यूम मैंने लिख दिया V1। अब आप सिस्टम 1 से सिस्टम बी में जा रहे हो, सिस्टम बी में जा रहे हो,
जहां पे जो टेम्परेचर है वो T2 मान लीजिए, प्रेशर P2 मान लीजिए और वॉल्यूम क्या हो गया V2 को मान लीजिए। अब जब आप सिस्टम ए से सिस्टम बी में जा रहे हो तो जो टेम्परेचर का चेंज है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जो टेम्परेचर का चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर अगर बात करूंगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर कितना है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे आप सिस्टम 1 से सिस्टम बी में जा रहे हो तो आप किस पाथ से जा रहे हो इससे मतलब नहीं है, इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है इससे सिर्फ मतलब है। इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर T1 है और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1 होगा। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जरा समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको सिस्टम ए है ये और सिस्टम ए से सिस्टम डी में जाना है, ठीक है। तो एक रास्ता है कि आप डायरेक्ट चले जाइए, या मान लीजिए मैं इसका एक और रास्ता बना देता हूं। पहले आप सिस्टम ए से सिस्टम बी में गए, बी से सी में गए और सी से आप डी पर गए, ये हो गया इसका पाथ 1, ये हुआ पाथ 1 और ये इसका सेकंड पाथ हो गया, पाथ सेकंड। दो रास्ते हैं ए से डी में पहुंचने के। जब मैं पाथ फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर की बात करते हो, टेम्परेचर T1 हो गया, यहां पर T2 हो गया, यहां पर T3 है और यहां पर क्या है T4 है। जब मैं पाथ 1 की बात कर रहा हूं तो जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो क्या होगा भाई, हम पाथ 1 क्या ए से डायरेक्ट कहां पर चले गए, डी पर चले गए, तो जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो क्या होगा, T4 माइनस T1 होगा, यही होगा टेम्परेचर चेंज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर चेंज है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पाथ की। सेकंड वाले पाथ के अंदर अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या है, पहले हम ए से बी पर गए, बी से सी पर गए और सी के बाद हम कहां गए हैं, डी पर गए। तो जब हम ए से बी पर गए तो टेम्परेचर चेंज कितना है, T2 माइनस T1, ठीक है। जब हम बी से सी पर गए तो टेम्परेचर चेंज कितना है, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। और जब हम सी से डी पर पहुंचे तो वहां पर टेम्परेचर चेंज क्या है, T4 माइनस T3। अब बात कर लेते हैं इनके, तो ये कितना आएगा, T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T1 T2 प्लस T4 माइनस T3। तो बात करेंगे तो ये T2 में से T2 कट जाएगा यहाँ पर, और जी तुम्हारे क्या क्या कट जाएगा, T3 से T3 कट जाएगा और बचेगा क्या, T4 माइनस T1। ये क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर चेंज आया। तो आपने क्या चीज देखी भाई यहाँ पर, कि जब आप सिस्टम ए से सिस्टम डी पर गए, जब पाथ 1 से गए तो टेम्परेचर चेंज कितना आया है, T4 माइनस T1 आया है। जब आप इस रास्ते से गए हो, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी, पाथ सेकंड से गए हो तो भी टेम्परेचर चेंज कितना है, T4 माइनस T1 गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज एक स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या उनसे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर, उससे मतलब है, किससे मतलब नहीं है, नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड, आप किस पाथ से जा रहे हो इस वाली बात से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए प्रेशर वर्क एक क्या है, स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सारी चीजें क्या है, एंट्रोपी यहां पर लिखा हुआ है, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अभी ये सारी चीजें आप चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, अभी बस समझिए, धीरे धीरे करके हम इनको एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, पाथ फंक्शन की बात करेंगे। तो पाथ फंक्शन कौन से होंगे, दोज फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम एज वेल एज द पाथ ऑफ फॉलोड। मतलब ऐसे फंक्शन जो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है।
और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, ये कुछ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पाथ फंक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा पाथ फंक्शन नहीं होते। हम जो जनरली पढ़ते हैं वो हीट को पढ़ते हैं, हीट एक पाथ फंक्शन है, वर्क एक पाथ फंक्शन है और हीट कैपेसिटी भी एक पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। पाथ के ऊपर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी सिस्टम ए से, अभी जैसे मैंने एग्जांपल के आपको समझाया था ये टेम्परेचर वाला, अब मान लो मैं वर्क की बात कर रहा हूं, तो वर्क के अंदर आपको ए से डी में जाना। अब जब ए से आप डी गए तो वर्क आएगा कुछ और जब आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे तो वर्क आएगा कुछ और। दोनों में वर्क सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि वर्क क्या है? एक पाथ फंक्शन है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं और जेईई मेंस में यहां से न्यूमेरिकल उसने पूछने शुरू कर दिए और एडवांस में भी यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है ना? तो हम समझते क्या है? स्टेट फंक्शन जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के ऊपर। और पाथ फंक्शन जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, उनको पाथ फंक्शन बोलेंगे। हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, दोनों चीज समझ में आ गई? ये होते स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। आगे हम बात करने वाले अब इसको समझते एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी? हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स पढ़ ले, जो बेसिक टर्म है, जो आगे जाके हमारे काम आएगी। ये टर्म्स को हमें पता होना चाहिए। जैसे अब बात करने जा रहे हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। क्या होती है भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। क्या बोला मैंने? कि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दोज whose value depends upon the quantity or size of matter present in the system। जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए मास हो गया, वॉल्यूम हुआ, मोल्स हो गए, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हो गए, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, फोर्स, सरफेस एरिया, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं एग्जांपल से अभी आपको समझाने वाला हूं, जरा समझो मेरी बात को ध्यान से, एग्जांपल से समझो। बड़ा बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के ऊपर मैंने यहां पर आपको तीन चीजें बताई इस बॉक्स से रिलेटेड, कि इस बॉक्स का जो मास है वो 300 ग्राम है, इस बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, और इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैंने आपको बता दिया कि 300 ml। ठीक है ना? मैंने ये तीन चीज जनरली ऐसी ले ली, मास ले लिया, वॉल्यूम ले लिया और यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया। अब मैंने क्या किया, ये इस बॉक्स के बारे में है। अब मैंने इस बॉक्स को क्या किया, यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बना पार्ट 1, ये हुआ सेकेंड पार्ट और ये बनता है थर्ड पार्ट। तीन पार्ट में मैंने इस बॉक्स को डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इस पार्ट 1 की बात करूंगा, पूरे बॉक्स का मास कितना था? 300 ग्राम। पूरे बॉक्स का टेम्परेचर कितना था? 300 डिग्री सेल्सियस। और पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना था? 300 ml। अब मैंने इस बॉक्स को क्या किया? तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट का मास कितना होगा? तो भाई अगर पूरे का मास अगर 300 ग्राम है, तो अगर मैंने इसका 1/3 कर दिया तो इसका मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताइए? टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होगा? तो सर टेम्परेचर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप इसका एक पार्ट करिए, चाहे दो पार्ट करिए, चाहे इसके 3 करिए या 10 पार्ट करिए, टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। टेम्परेचर वही रहेगा जो पूरे बॉक्स का है, मतलब टेम्परेचर कितना रहेगा? 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। वही सेम चीज सेकंड बॉक्स के साथ होगी। सेकंड बॉक्स का भी मास कितना होगा? 100 ग्राम होगा, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होगा और वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml होगा। वही सेम चीज थर्ड वाले में भी होगी। मास कितना होगा? 100 ग्राम होगा, टेम्परेचर कितना होगा? 300 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम कितना होगा?
100 ml होगा। तीनों बॉक्स में ये सेम चीज रहेगी। अब तीनों बॉक्स में हमने क्या देखा? तीनों बॉक्स में हमने ये देखा, जब इस बॉक्स के हमने 3 पार्ट किए तो क्या मास का चेंज हो गया? मास चेंज हो गया। पहले कितना था पूरे बॉक्स का? 300 ग्राम था, अब कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा? मास डिपेंड कर रहा साइज ऑफ मैटर के ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या बनता है कि मास क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया जब हमने मास को बॉक्स को डिवाइड किया? नहीं, टेम्परेचर उतने का उतना ही। इसका मीनिंग क्या बना कि टेम्परेचर क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तीसरी बात करते हैं वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम में चेंज आया? हाँ, वॉल्यूम में चेंज आया। इसका मतलब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि वॉल्यूम क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास भी क्या है? इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या चीज हमने यहां से समझी? बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई। तो हमने क्या समझा कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए समझेंगे मास, वॉल्यूम, मोल, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास के ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। जो क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने टेम्परेचर तो पढ़ा ही है। टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुआ, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पीएच वैल्यू, कंसंट्रेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि मास और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद एक नोट पॉइंट की हम बात करेंगे। नोट पॉइंट क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अभी जैसे मैंने यहां पर ये बताया था आपको कि भाई ये 3 बॉक्स है और 3 बॉक्स को जोड़ने पर क्या हुआ? 3 बॉक्स को जोड़ने पर एक बॉक्स बन रहा है। और 3 बॉक्स का बात करूंगा तो इसका मास 100 ग्राम है, इसका 100 ग्राम है, इसका 100 ग्राम है। तो पूरे बॉक्स का मास कितना हो जाने वाला है? 300 ग्राम हो जाने वाला है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर इसका 300 है, इसका भी 300 है, इसका भी 300 है। तो क्या मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो 900 डिग्री सेल्सियस मास नहीं है ना मेरे पास? मास तो कितनी है? 300 है। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती। सेकंड, वॉल्यूम को देख लो। वॉल्यूम इसका 100 ml है, इसका 100 ml है, इसका 100 ml है, और अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? ये 300 ml बन जाएगा, और जो कि पूरे बॉक्स का वॉल्यूम। पर वॉल्यूम क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, उनको जोड़ा घटाया जा सकता है। लेकिन जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की नहीं होती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एडिटिव एंड नॉन एडिटिव। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव नेचर की होती है। अब कुछ और चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, बड़ा बेसिक सी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए x और y है ना, x और y कोई भी 2 टर्म्स है यहां पर, एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो अगर मैं 2 एक्सटेंसिव को ऐड कर देता हूं, ये x है और ये y है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दोनों, और 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलता है। अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। या फिर यहीं पर अगर मैं 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या बनने वाला है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनने वाला है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर मैं एडिशन करूंगा तो क्या बनेगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा, और दोनों का अगर डिफरेंस निकालूंगा वो भी क्या बनेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा।
तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, खास बात अब आ जाती है यहाँ पर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हो तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। जब एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हो तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल ये है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अभी मैंने क्या बताया कि मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी बताया मैंने अभी, वॉल्यूम क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर देते हैं तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इतनी बात आगे समझ में। ऐसे और भी हो सकते, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल ऑफ वॉल्यूम। तो जो मोल होते हैं, मोल कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि कंसंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये है यहां पर खास बात कि अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है। और यहां पर बात करते तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जब x और y दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं तो यहां पर x और y अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड किया जाता है तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही बनता है, यहां पर चेंज नहीं होता है। तो आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, ये है कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करने पर क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, जो बेसिक चीज। ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो भी बेसिक टर्म्स थी वो हमने कुछ समझी, कुछ और बेसिक टर्म्स है इसके अंदर, जैसे प्रोसेस आ जाते हैं। प्रोसेस क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक होते हैं, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। ये कुछ प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या समझा, हमने बिल्कुल बेसिक चीजें समझी जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए क्या है, बेसिक टर्म्स होती है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है ना, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा। तो बेसिक टर्म्स है जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ी हमने। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू एवरीवन।